हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जिसमें हम आज जो 15 अगस्त है उसमें हम ये वीडियो बन रहा है, अगले दिन यह अपलोड होगा, ठीक है। तो जिसमें हम देख रहे हैं फिजिक्स सॉरी क्लास 9th का साइंस चैप्टर है फर्स्ट, जिसका नाम है आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आज हम देखने वाले हैं, जो आज का जो टॉपिक है इसमें हम देखेंगे पदार्थों की अवस्थाएं। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, इनकी अवस्थाएं कैसी हैं, इनके गुण क्या है, उनके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। इसमें देखिए जो हेडिंग है, सही है ना, हाँ, पदार्थों की अवस्थाएं। इसका पिछला जो वीडियो है उसमें हम इनके कणों, पदार्थों के कणों के गुणधर्म देखे थे, उनके गुण कैसे हैं, किस तरह से व्यवहार करते हैं, क्या है, गतिशील होते हैं या फिर किस तरह से होते हैं, उसमें हम देखे थे। एक्टिविटी भी थी, उसको हम भी पढ़ाए थे, और एक दो एक्टिविटी आपके लिए छोड़ दिए थे। इसमें हम देखेंगे पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक है। आपको पता चल गया होगा कि चैप्टर फर्स्ट है क्लास 9th का। क्या है, हेडिंग डालेंगे हम पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं, इसमें आप अगर अपने आसपास की वस्तुओं को देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि पदार्थ किस किस तरह की पाई जाती हैं, ठीक है। अगर हम इसका डिफिनेशन लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, जब हम अपने आसपास वस्तुएं देखते हैं, यही लिखेंगे कि जब हम अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखते हैं, लिखेंगे जब हम अपने आस पास के पदार्थों को देखते हैं, ठीक है। जब हम अपने आसपास के पदार्थों को देखते हैं तो उनको देखने के बाद हमको क्या पता चलता है कि देखिए, देखते हैं तब, देखिए जब हम अपने आसपास के पदार्थों को देखते हैं तब क्या होता है कि तब हमें विभिन्न, लिखेंगे तब हमें विभिन्न विभिन्न प्रकार की वस्तुएं दिखाई देती हैं, पदार्थ पदार्थ दिखते हैं, ठीक है। तब हमें पदार्थ विभिन्न पदार्थ ठीक है, विभिन्न पदार्थों के भिन्न भिन्न स्वरूप दिखते हैं। अगर हम बात करते हैं पदार्थ की अवस्थाएं, तो अगर हम अपने आसपास के पदार्थों को देखते हैं तब हमें विभिन्न पदार्थों के भिन्न भिन्न अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं देखने को मिलती है, तो ठोस, द्रव और गैस। कोई वस्तुएं ठोस होती हैं, ठीक है, या कोई वस्तु द्रव में है या फिर वो गैस में है। दो तीन ही तरह के हैं ही, अगर आप नॉर्मली देखते हैं तो, ठीक है। तो इसमें हम फर्स्ट जो है वो हेडिंग डालेंगे ठोस अवस्थाएं। क्या लिखेंगे, ठोस अवस्थाएं लिखेंगे। स्वरूप में दिखती हैं कौन कौन सी, उसको भी लिख सकते हैं, ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा है गैस। क्या है, गैस। आप इसमें भी लिख सकते हैं कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। आपसे क्वेश्चन अगर पूछता है पेपर में कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, तो आप लिखिएगा ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। हम अभी बात करेंगे ठोस के बारे में। ठोस, देखिए ठोस अवस्था के बारे में बात करेंगे। यहां पर हम लिखेंगे ठोस अवस्था
आप अगर क्रियाकलाप करना चाहते हैं अगर, तो देखिए क्या है कि आप आपके पास जो भी चीज है, जैसे कि कलम हो गया, पेंसिल हो गया, ठीक है, ये लोहे का छड़ हो गया, सुई हो गई, ऐसी वस्तुएं आपके पास है, ठीक है। तो उसको अगर आप उस पे दाब या फिर दाब लगाकर अगर उसकी आकृति चेंज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अगर जैसे कि कोई पेन है, ठीक है, अगर पेन है तो पेन को तो हम आसानी से हथौड़े से तोड़ सकते हैं, लेकिन ये हथौड़े, अगर ये लोहे का अगर छड़ है, अगर लोहे का अगर छड़ रहेगा, तो क्या इस लोहे के छड़ को हम हथौड़े से आसानी से तोड़ पाएंगे? नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये ठोस है। कैसा है? ठोस है। ठीक है। तो आप अगर इस तरह से करते हैं क्रियाकलाप, अगर पेंसिल ले लिए पेंसिल ले लिए, पेन ले लिया, और उसके बाद छड़ ले लिए, सुई ले लिए, तो इनको अगर हम संपीड़ित करके, मतलब दाब लगाकर, या फिर इसको हम खींच कर किसी भी चीज को आसानी से तो कर नहीं पाएंगे। जैसे मान लो कि पेन हो गया, पेन को तो मतलब अगर उसको तोड़ते हैं तो आसानी से टूट जाएगा, लेकिन छड़ क्या है? छड़ नहीं टूटेगा। उससे हमको दिखने का क्या लास्ट में निष्कर्ष निकलेगा कि जो ठोस होता है वो कठोर होती है, उसकी आकृति कैसी होती है, उसका जो आयतन होगा वो समान रहेगा, जो जिस तरह का रहेगा उसी तरह के रूप में रहने की कोशिश करेगा। आप अगर जबरी उसको करते हैं तभी जाकर वो टूटेगा। जैसे पेन हो गया, तो पेन पे अगर जबरदस्ती अगर उस पर बल लगाएंगे तब जाकर टूट जाता है। समझे बात को? तो ये आपकी क्रियाकलाप क्या थी? 1.9 देखना चाहेंगे तो ये बुक देखिए, बुक है एनसीईआरटी, उसी से हम यहाँ पर चले, एनसीईआरटी बेस्ड बुक है, उसी से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ठोस की यह कुछ क्या थी, आप बोल सकते हैं, आप करके देख सकते हैं। इसके हम क्या लिखेंगे इस ठोस के बारे में? तो जो ठोस अवस्था के हम बारे में क्या लिखेंगे? जो लिखेंगे ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में अणुओं के मध्य, अणुओं के मध्य आकर्षण बल, ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल प्रबल यानी कि अधिक होता है। प्रबल मतलब अधिक होता है। ठोस अवस्था में अणुओं के मध्य आकर्षण बल प्रबल होता है। और क्या लिखेंगे कि अणुओं के बीच, अणुओं के बीच, जो अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होती है, अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होती है। अगर बात करते हैं ठोस में, अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है, उनके अणुओं के बीच की दूरी कम होती है। अगर बात करते हैं ठोस में अणुओं की दूरी, अगर अणुओं के बीच की दूरी कम होती है, कैसे पहचानेंगे? देखिए, अगर हम पानी में चीनी मिलाते हैं तो चीनी क्या होता है, उसमें आसानी से घुल जाता है, लेकिन उसकी सतह में कोई परिवर्तन नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उनके अणुओं के बीच क्या है? जगह है, तो उनके अणुओं के बीच जाकर वो चीनी का घोल, वो जब घुलता है जाकर उनके अणुओं के बीच फंस जाता है, ठीक है। तो उसकी सतह में कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो ठोस होती है, ठोस के अणुओं के बीच जगह ही नहीं होता, जगह नाम मात्र का, मतलब समझिए कि अणुओं के बीच जगह ही नहीं होता, समझे? तभी तो वो जल्दी संपीड़ित नहीं हो पाता ना, ठीक है। यह थी। और क्या लिखा है कि इनके जो कण है बहुत कम होती है। ठोस के कण गतिशील नहीं होते हैं। इसके आगे आप लिख सकते हैं ठोस के जो अणु हैं वो गतिशील नहीं नहीं रहते हैं। और क्या लिखेंगे? अणुओं की गतिज, देखिए, अणु स्थिर होते हैं, और इनके ठोस के अणु क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। आगे लिखेंगे क्या कि जिसके बहुत कम होती है,
जिसके कारण इनके अणुओं में गति नहीं होती है, इनका आकार और आयतन निश्चित होता है। आप लिख सकते हैं यहां पर क्या कि ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो उनके अणुओं के बीच की दूरी है वो बहुत कम होती है, उनकी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। इसके कारण उनका जो आयतन और आकार और आयतन है वो निश्चित होता है। ठीक है, इतना आपको बात क्लियर हुआ? तो ये तो ठोस अवस्था थी। और इसके गुण है, गुणधर्म है। आकार की बात करेंगे तो आकार इनका क्या है कि निश्चित ठोस अवस्थाओं के अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। इसके कारण यह इसका जो आकार है वो निश्चित होता है। अभी यही बात की है। आयतन क्या है? अगर ठोस में सामान्यतः अगर बात करते हैं तो दाब लगाने पर, अगर ठोस अवस्थाओं में दाब लगाने पर इनके आयतन में ज्यादा परिवर्तन, आयतन बदलता नहीं। अगर लोहे के छड़ पे दाब लगाएंगे तो जल्दी बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो क्या है कि इनके आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। ठोस में दाब लगाने पर इनके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये उनके गुण हैं। ठीक है, और आगे क्या है कि आकर्षण बल, इनके अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है? प्रबल होता है। ठीक है, आकर्षण बल की बात करते हैं तो अगर और बात करेंगे समकृतिकता, तो इनमें क्या होती है? इनके अणुओं में एक सुव्यवस्थित, इनकी अणुएं क्या होती हैं? प्रबल सुव्यवस्थित होती हैं। इनकी अणुएं एक जगह दूसरी जगह जाती नहीं है, तो ये क्या है? एक जगह स्थिर रहती हैं। समझे? ये इनके गुण हैं। और इसके बारे में, ठोस अवस्था के बारे में यह था। आगे हम चलेंगे आपके द्रव अवस्था के पर। द्रव किस तरह के होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लिखेंगे। देखिए, ठोस अवस्था में डिफिनेशन लिखना चाहेंगे तो यही लिखेंगे, ठोस अवस्था में अणुओं के मध्य आकर्षण बल प्रबल होता है, अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होती है, जिसके कारण इनके अणुओं में गति नहीं होता है। ठोस का आकार और ठोस वस्तुओं का आकार और आयतन निश्चित होता है। यहाँ पर वस्तुएं लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर और लिखिए, और ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। और इनके गुण पूछेंगे तो गुण आप लिख ही सकते हैं कि इनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल प्रबल होता है, इसीलिए उनके आकार क्या है? वो जो आकार निश्चित होंगे वहां पे। और आयतन क्या है? उन पे दाब लगाने पर उनके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये हो गया, समझे? अब लिखेंगे द्रव के बारे में। ये तो फर्स्ट था, इसको आप उतारिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ऊपर इरेज करते हैं हम। ठीक है, हम जो बता भी रहे हैं ना उस पर भी आप गौर कीजिएगा। हम सब कुछ लिख तो सकते हैं, लिख कर आप रख देंगे तो कोई उसमें आप याद तो करेंगे नहीं तो क्या होगा, सब भूल जाएगा। अगर आप बातें सुन रहे हैं, आप माइंड में अगर उस चीज सोच रहे हैं, जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं, तो आसानी से माइंड में चली जाती होंगी। ठीक है, तो देखिए यहां से है अगला टॉपिक जो है वो द्रव। क्या है? द्रव अवस्थाएं। हम बात करेंगे द्रव अवस्थाएं के बारे में। तो ठीक इसका थोड़ा सा विपरीत लेंगे ठोस अवस्था से। ठीक है, क्या कि उनके अणुओं के बीच में आकर्षण बल कम होता है, ठोस के अपेक्षा, ठोस वस्तुओं की अपेक्षा द्रव में आकर्षण बल कम होता है।
ठीक है, तो यहां से हम क्या लिखते हैं कि द्रव अवस्था में लिखेंगे द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल कम होता है। द्रव, देखिए क्या लिख सकते हैं कि द्रव अवस्था में अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे कि इनके अणुओं के बीच रिक्त स्थान होता है। और क्या लिख सकते हैं कि इनके अणुओं के बीच रिक्त स्थान है, जिसके फलस्वरूप लिखेंगे जिसके फलस्वरूप जिसके फलस्वरूप संजक बल बहुत कम लगता है, या फिर जिसके फलस्वरूप आकर्षण बल कम होता है, या संजक बल भी इसको बोल सकते हैं। क्या, और देखिए आकर्षण बल कम होता है जिसके फलस्वरूप इनके बीच में इनके अणुओं के बीच में आकर्षण बल कम होता है। ठीक है, ये तो हो, आकर्षण बल कम होता है तो हो गया ना। लिखेंगे जिसके फलस्वरूप संजक सॉरी संजक बल कुछ कम होता है, कुछ कम होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। कुछ कम होता है, इस कारण इस कारण जो देखिए इनके बीच में आकर्षण बल कम होता है, जिसके फलस्वरूप संजक बल भी कुछ कम होता है। इन सभी के कारण क्या हो जाता है कि जो द्रव है, द्रव द्रव के जो अणु होते हैं, जो द्रव के अणु होंगे वो क्या हो जाएंगे, जिनके कारण इस कारण द्रव के अणु गतिशील होते हैं। क्या लिखेंगे, इस कारण द्रव के अणु गतिशील होते हैं, जिसके कारण द्रव के जो अणु होते हैं वो गतिशील होते हैं और एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि उनके बीच में आकर्षण बल कम लग रहा है, तो इसलिए वो स्वतंत्र हैं। उसके बाद भी लिख सकते हैं कि अणु अणु ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। इतना ही था ना, बस इतना है ही, समझिए आप। अगर डिफिनेशन बोलता है, अगर परिभाषा इसके लीजिए कि द्रव किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे कि द्रव अवस्था में अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है, जिसके फलस्वरूप संजक बल कुछ कम होता है। इस कारण द्रव के अणु गतिशील होते हैं। और क्या लिख सकते हैं कि जिन इनका जो आकार होता है, जैसे जितना अगर पानी लेंगे उतना ही रहेगा, लेकिन जो उसका आयतन है वो चेंज होता रहेगा। आयतन क्या है, वो चेंज होगा। जैसे कि अगर हम एक गिलास पानी लेंगे, ठीक है, एक गिलास पानी लेंगे, पानी क्या है, द्रव है, क्या है, द्रव लेंगे इस तरह से। अगर 100 ml अगर वाटर लेते हैं, तो ये तो 100 ml ही रहेगा, ml तो 100 ही रहेगा, लेकिन यह इस तरह से है, अभी इस तरह से है। अगर इसको फिर इसके बाद अगर इसको इस तरह के बर्तन में डाल दिए, तो ये अभी इस तरह से फिर फैल जाएगा। यहाँ पर क्या है,
कि अभी इनके जो आयतन है ना, जो इसका आकार वहां से आपका चेंज हो रहा है। अभी किस तरह से दिख रहा था, किस तरह से हो गया, तो अब वो जितना है उतना तो रहेगा ही। अगर 100 ml में रहे लेंगे तो 100 ही ml रहेगा, समझे। तो यहां से हम लिखेंगे आगे क्या है कि आकार की बात करेंगे तो जो द्रव के जो अणु है, सॉरी दो, हाँ ठीक है, द्रव के जो अणु है गति करते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप इनके स्थिर जो इनके स्थान स्थिर नहीं रहते हैं। अगर आकार की बात करेंगे, आकार में तो द्रव के जो द्रव क्या है, द्रव के अणु गतिशील होते हैं, इसीलिए उनका जो आकार होता है वो कैसा होता है, आकार निश्चित नहीं होता है, आकार निश्चित नहीं होता। अभी क्या बोले कि ये तो है, अगर 100 ml लिए तो 100 ml तो रहेगा ही, लेकिन अभी आकार इस तरह से है, दूसरे बर्तन में डाल दिए, इस तरह के बर्तन में, तो इस तरह का आकार ले लेगा यहाँ से। आयतन तो देखिए सेम रहेगा, आयतन क्या है कि आयतन तो सेम रहेगा। अगर आयतन की बात करते हैं, द्रव का जो आयतन है वो तो उतना ही रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा। आकर्षण बल की बात करेंगे तो आकर्षण बल कैसा होता है, वीक होता है, किससे, ठोस की अपेक्षा। इतना क्लियर हो गया होगा। आगे इतना देखिए, गुण की बात करेंगे तो इसी में गुण भी लिख सकते हैं, इनकी क्या विशेषता है, इतना पता चल गया कि इनके बीच में आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम लगता है, ठीक है। और इनके अणु स्वतंत्र होते हैं, एक जगह दूसरे जगह हम जा सकते हैं, इसीलिए उनका आकार जो होता है निश्चित नहीं होता है। आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, निश्चित होता है। जितना अगर हम 1 गिलास पानी लेंगे तो 1 गिलास पानी रहेगा, उसको हम बड़े से बर्तन में डाल दें या फिर किसी तरह के बर्तन में डालेंगे, वो 100 ml ही रहेगा, उससे कम बेसी नहीं होगा, समझे बात को। अब आगे जो टॉपिक है वो है आपका गैसीय अवस्था। क्या है, ये तो द्रव अवस्था थी, आगे है गैसीय अवस्था। क्या है आपकी गैसीय, आगे है आपकी गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था, देखिए गैसीय अवस्था क्या है कि जो यहाँ लिखे द्रव अवस्था में अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे कि गैसीय अवस्था में या गैसों में लगने वाला जो आकर्षण बल है, द्रव की अपेक्षा कम आकर्षण बल होता है, जिसके कारण इनके जो अणु होते हैं काफी ज्यादा एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, समझे आप। तो इसको अगर इसका अगर डिफिनेशन लिखना चाहेंगे तो आप क्या लिखेंगे, उसको हम लिखवा देते हैं, ठीक है। कि गैसीय अवस्था में, इसको रच करते हैं, गैसीय अवस्था में अणुओं, गैसीय अवस्था में अणु, जो अणु होता है बहुत तेजी से गति करता है, बहुत तेजी से गति, बहुत तेजी से गतिशील होता है, गतिमान होता है, इतना लिख सकते हैं, गतिमान होता है, ठीक है। किसकी अपेक्षा, गैसीय अवस्था में गैस के अणु द्रव की अपेक्षा में तेजी से गतिमान होता है। देखिए गैसीय अवस्था में, ऐसे मत लिखिए, ऐसे लिखिए, गैसीय अवस्था में गैस के अणु द्रव की अपेक्षा में बहुत
अधिक गतिमान होते हैं। गैसीय अवस्था में गैस के अणु द्रव की अपेक्षा में बहुत अधिक गतिमान होते हैं। इनके बीच में जो आकर्षण बल है वो भी बहुत कम होता है। लिखेंगे अणुओं के मध्य होता है, अणुओं के मध्य आकर्षण बल द्रव की अपेक्षा क्या होती है? या कम होती है। ठीक है, द्रव की अपेक्षा, अणुओं के मध्य आकर्षण बल द्रव की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, अगर हम गैस की बात करते हैं तो एक हमने क्रियाकलाप देखा था कि जैसे कि अगर गैस के जो अणु हैं वो किस तरह से एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो अगर आप ऑब्जर्व किए होंगे कि जैसे कि अगर ठंडा भोजन है, ठीक है, तो उसकी सुगंध उतनी नहीं आती है, क्योंकि वहां से कोई भी गैस या अगर सुनिए, अगर आपका खाना गर्म है तो उससे जो सुगंध है दूर तक फैलेगी। क्यों? क्योंकि उससे गैस निकली है, गर्म गैस है, यानी गर्म जो गैस होती है ना वो ठंडी गैस से ज्यादा तेजी से ट्रेवल करती है। ठीक है, समझे बात? जो ठंडी गैस, थोड़ा सा जो ठंडा चीज है, अगर खाना ठंडा है तो उससे अगर थोड़ा सा भी अगर सुगंध आ रहा है तो उतना ही जगह बहुत कम दूरी तक जाएगी। लेकिन वो अगर गर्म है तो क्या है कि उसके जो अणु होते हैं वो काफी तेजी से ट्रेवल करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाने में उनको समय नहीं लगेगा। ठंडा भोजन के सुगंध जो निकला उसके अलावा, उसकी अपेक्षा अगर बात करते हैं तो, समझे बात को? तो ये थी आपकी द्रव के गुण की बात भी कर सकते हैं यहाँ पर। गैसीय अवस्था में गैस की अणु द्रव की अपेक्षा में बहुत अधिक गतिमान होते हैं। अणुओं के मध्य आकर्षण बल द्रव की अपेक्षा कम होता है। अगर हम आकार की बात करते हैं तो गैस के अणु गतिशील अवस्था में रहते हैं, अर्थात इनकी स्थान स्थिर नहीं होता, इसलिए गैस का जो आकार है अनिश्चित होता है। गैस का जो आकार है वो अनिश्चित होता है। समझे बात को? गैस को हम जिस तरह से जिस भी बर्तन में रखेंगे उसका ही आकार ले लेगा पूरी तरह से। अगर हम आयतन भी इसका देखिए निश्चित नहीं होता है। आयतन भी क्या है कि अगर हम आयतन की बात करें निश्चित, देखिए अगर हम बात करते हैं गैस के आयतन की तो वो भी निश्चित नहीं होता। समझे आप? अगर जैसे कि कोई बर्तन, अगर इस तरह का बर्तन है, ठीक है, इस तरह का, इसमें हमने गैस डाला, ठीक है, इसमें क्या है, हमने गैस डाला, तो इसमें अगर जितना गैस डालेंगे वो फिर भी पूरा जगह ले लेगा। समझे बात को? ये पूरा जगह ले लेगा। इसमें और ज्यादा गैस डालेंगे तो फिर भी चला जाएगा, संपीड़ित आसानी से हो जाता है। जैसे कि एलपीजी में भरा जाता है गैस, उसमें इतनी संपीड़ित किया जाता है कि वो गैस किसमें बदल जाता है, लिक्विड में बदल जाता है। समझे? अंदर जाने के बाद वो कैसा हो जाता है, लिक्विड की तरह हो जाता है, द्रव की तरह। वो गैस को ही इतनी कंप्रेस किया जाता है कि वो लिक्विड बन जाता है। समझे आप? तो इस बुक में क्या लिखा है कि गैसों, आयतन की बात करते हैं तो जो गैसों के अणु स्वतंत्रता पूर्वक तीव्र वेग से अनियमित रूप से सभी संभव दिशाओं में निरंतर गति करते रहते हैं, इसलिए गैस का जो आयतन होता है निश्चित नहीं होता है। अभी बात की ना, जो बोले ये सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहां से बात करेंगे, दो बल है, संजक, कौन सा है, संसर्जक बल और आसंजक बल।
इस बल की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना रखेंगे, ठीक है। अगर इस टॉपिक पे किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत समझ में आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर देखिए आपको अगर नोट्स चाहिए, इस सभी का नोट्स चाहिए, अगर हैंड लिखा हुआ नोट्स चाहिए तो आप बेशक कमेंट कीजिए, या फिर आप चैनल पे जाइए, वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां भी आप मैसेज कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड। अगर आपको मैथ पढ़ना है तो जाइए चैनल पे, मैथ पढ़ा हुआ है, 8वां चैप्टर वहां पर खत्म हो चुका है। अभी उसके बाद अगला चैप्टर नहीं आएगा, क्योंकि साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस जब तक आधा से अधिक कंप्लीट नहीं होता तो मैथ का भी वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि 8 चैप्टर तक हमने करा चुका है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, धन्यवाद।